जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए और पूछे जाने वाले प्रश्नों को। सी टैट, यूपी टैट, एच टैट, एमपी टैट, आर टैट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जो आपका जे टैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यूपी टैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही सी टैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना, विद्यार्थियों को बताना कि पढ़ने से कुछ प्राप्त नहीं होता, और या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, प्रोत्साहित नहीं करना ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि बाल विकास में प्रोत्साहन जो है ये करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद शिक्षा से कुछ नहीं मिलता ये भी नहीं होगा, और उपरोक्त में से कोई भी ये नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे शिक्षण की प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत क्या आता है। शिक्षण की प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत क्या आता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत आपका छात्र भी आएगा, शिक्षक भी आएगा और पाठ्यक्रम भी आएगा, यानी ये सभी इसमें आने वाला है। ठीक है, चलिए, शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। देखिए सवाल, देखिए, शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन। शिक्षण के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो देखिए, ये कथन जो है आपका हफ तथा डंकन का है। ठीक है, हफ तथा डंकन मनोवैज्ञानिक का है। आगे देखिए, शिक्षा एक ऐसी क्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत ज्ञान भी आता है, कौशल भी आता है, अनुभव भी आता है और अभिवृत्ति भी आता है, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अधिगम व्यक्ति के दृष्टिकोण, सोच एवं व्यवहार में बदलाव लाता है। तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन अधिगम का परिणाम नहीं है। तो देखिए, अधिगम का परिणाम नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, अधिगम मानी शिक्षा से मानसिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, नैतिक परिवर्तन होता है, लेकिन शारीरिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे अध्यापन का मुख्य उद्देश्य। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा विद्यार्थी के डैश को उचित दिशा में प्रभावित करना, अर्थात उसके डैश को उचित दिशा में प्रभावी बनाना होता है। तो देखिए, ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवहार और अधिगम। ठीक है, अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार को उचित दिशा में प्रभावित करना, अर्थात उसके अधिगम को उचित दिशा में प्रभावी बनाना होता है। ठीक है, आगे देखिए, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु होते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु होते हैं जो शिक्षार्थियों के लिए बेहद महत्व के विषय हैं। वे कौन कौन हैं। तो 3 जो मुख्य बिंदु हैं वो आपका उद्देश्य हैं, अधिगम, अनुभव, क्रियाएं हैं, विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण करना और उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता से संबंधित निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये होगा, छात्र केंद्रितता का सिद्धांत ये भी हो जाएगा, और सक्रिय सहयोग का सिद्धांत, यानी ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। अगला सवाल है, संसार का कोई भी व्यक्ति योग्यता, क्षमता तथा कुशलता में एक समान नहीं हो सकता। यह अधिगम के किस सिद्धांत को निरूपित करता है। यह अधिगम के किस सिद्धांत को निरूपित करता है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत निरूपित करता है, यानी कोई भी व्यक्ति की योग्यता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है, मान लीजिए आपके गांव में 100 व्यक्ति है। ठीक है, 100 व्यक्ति की योग्यता, सबकी अलग अलग योग्यता होती है, क्षमता होती है, सबके पास अलग अलग स्किल होता है। ठीक है, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। तो वही है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यू रचनाओं में क्या अंतर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यू रचनाओं में क्या अंतर होता है। तो देखिए, इसमें उद्देश्यों का अंतर होता है, दोनों का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उसी उद्देश्यों का अंतर होता है। आगे सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में यह कथन। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में यह कथन, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है, किस मनोवैज्ञानिक का है।
डी एलन का है। किसका है? डी एलन का। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। ठीक है, ये डी एलन का कथन है। आगे देखिए, सूक्ष्म शिक्षण किस सिद्धांत पर बल देता है? सूक्ष्म शिक्षण जो है किस सिद्धांत पर बल देता है? तो देखिए, ये जो सिद्धांत है ये एकल कौशल प्रशिक्षण पर सिद्धांत, इसी सिद्धांत पर बल देता है। ठीक है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण यानी कौशल का उदाहरण है? कौशल शिक्षण यानी कौशल का उदाहरण कौन सा है? तो प्रश्न पूछना, विन्यास, प्रेरणा, पुनर्बलन यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखता हूं। आगे, शिक्षण विधियों में डैश तथा डैश को महत्व दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है शिक्षण विधियों में? तो देखिए दोस्तों, शिक्षण विधि में महत्व दिया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा कि शिक्षण विधियों में कार्य और उसकी प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ क्या है? शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ क्या है? तो शिक्षण व्यूह रचना का जो अर्थ होगा वो होगा आपका शिक्षा की रणनीति का निर्माण एवं इसका प्रयोग। ठीक है, आगे चलिए। आगे, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए, शिक्षक का जो प्रमुख कार्य है वो है आपका ऑप्शन 1, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अगला सवाल है कि केलर योजना अभिक्रमित अनुदेशन, इसको थोड़ा छोटा करता हूं। ठीक है, अगला सवाल है, केलर योजना अभिक्रमित अनुदेशन तथा खेल विधि शिक्षण विधि के किस प्रकार के अंतर्गत आता है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में दोहराया जाता है। तो छात्र नियंत्रित अनुदेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे की प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि शिक्षण विधि के किस अंग का भाग है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है, किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को किस प्रकार से सिखाने पर बल दिया जाता है? तो देखिए, खेल के माध्यम से किंडरगार्टन प्रणाली में बच्चों को सिखाया जाता है। आगे, प्रोजेक्ट परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोजेक्ट परियोजना विधि का जो प्रतिपादन किया था वो किया था आपका ऑप्शन 1 किलपैट्रिक ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी डाल्टन शिक्षा विधि की विशेषता है? डाल्टन शिक्षा विधि, तो देखिए, डाल्टन शिक्षा विधि की जो विशेषता है वो है आपका ऑप्शन 4। एक मिनट, ऑप्शन 4 नहीं होना चाहिए, हाँ यही होगा ऑप्शन 4, यानी शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होना, स्वयं करके अनुभव के माध्यम से सीखने पर बल और एक निश्चित समय में निश्चित कार्य करने पर बल। ठीक है, आगे चलिए। आगे, अध्यापक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चे किस आयु में सीखते हैं, शिक्षा की कौन सी विधि इस विचारधारा का पोषण करती है? तो देखिए, शिक्षा की जो विधि लगेगी वो लगेगी आपका पेस्टालॉजी विधि। ठीक है, पेस्टालॉजी विधि। आगे चलिए। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल व प्रभावशाली बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो वे कौन सा शिक्षण सामग्री हैं? तो देखिए, ये जो शिक्षण सामग्री हैं ये हैं आपका ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। केवल दृश्य सामग्री, केवल श्रव्य सहायक सामग्री, केवल दृश्य श्रव्य सामग्री, तीनों। ठीक है, आगे, बालकों के संदर्भ में वास्तविक पदार्थ का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, बालकों के संदर्भ में जो वास्तविक पदार्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है, आइए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, कहीं, हाँ यहाँ पे है, यानी इसमें यहीं पे दो जो टॉपिक दिया है यहीं पे है। ठीक है, कि बालकों के संदर्भ में वास्तविक पदार्थ का अर्थ होता है वैसी वस्तुएं जिन्हें बालक केवल देखकर अनुभव प्राप्त कर सकता है, या वैसी वस्तुएं जिन्हें बालक स्पर्श कर या छूकर अनुभव प्राप्त कर सकता है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि दृश्य सामग्री बालकों को सिखाने की एक वैज्ञानिक विधि है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन एक दृश्य सामग्री का अंग नहीं है? तो देखिए, दृश्य सामग्री का जो इसमें अंग नहीं है वो है आपका रेडियो। ठीक है, रेडियो में केवल सुनते हैं, देखते नहीं, जबकि नमूना, रेखाचित्र, चित्र इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो दृश्य साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हम लोग जब पढ़ाते हैं कक्षा में तो किसका करते हैं?
तो हम लोग करते हैं ग्राफ का, ठीक है, ग्राफ का करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बुलेटिन बोर्ड का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एपीडियास्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? एपीडियास्कोप चलिए, एपीडियास्कोप उपकरण का प्रयोग किया जाता है आपका किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है? तो उच्च कोटि का जो पुनर्बलन प्राप्त होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 कंप्यूटर से, ठीक है, कंप्यूटर से, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपकी परीक्षा के लिए। अब हम लोग देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को, ठीक है। 3 से 4 प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, अगर छोटा करता हूं तो इतना छोटा हो जाएगा, तो चलिए प्रश्न को देखना जरूरी है। प्रश्न है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, तो कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? देखिए सीटेट जून 2011 में पूछा गया, ठीक है। तो देखिए इसमें जो निपटने का सबसे, इसका जो निपटारा किया जा सकता है, ठीक है, किसमें किया जा सकता है निपटारा इसका? तो इसमें जो निपटारा किया जा सकता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ और समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को, ठीक है, अपने, एक मिनट नीचे ले आता हूं, विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। तो यह उपागम डैश पर आधारित है, किस पर आधारित है यह उपागम? तो यह जो उपागम आधारित है ये आधारित है आपका ऑप्शन 1 ज्ञान के निर्माण पर, ठीक है। देख सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया, ठीक है। आगे बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण के सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? तो देखिए ये हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। देखिए सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। आगे निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि क्या लाभ है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे है बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। तो बच्चे जो त्रुटि करते हैं उसमें जो कथन सत्य हो जाएगा वो हो जाएगा यदि एक शिक्षक, ठीक है, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था से असफल है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ठीक है। शिक्षार्थियों को यह छूट, एक मिनट कहाँ जा रहे हो दोस्त, यहाँ फिर हम, इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कि जो शिक्षार्थी है, ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, शिक्षार्थी को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ठीक है। आगे यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि, देखिए सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया, क्या परामर्श दिया जा सकता है? यहाँ पे देखते हैं। तो परामर्श दिया जा सकता है कि वह जो बच्चा है, ठीक है, वह आपका अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला है कि बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन या पारस्परिक शिक्षण क्या होगा? तो देखिए इस तरह का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ठीक है, विभेदित अनुदेशन, याद रखिएगा।
एक अध्यापक उस बच्चे के साथ, अभी मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ इसलिए इसको समझा नहीं रहा हूँ, मैं अलग से सारा डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। अगला सवाल है कि एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्तियात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 2। वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है, ठीक है। तो आगे जो वीडियो में बनाऊंगा और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न मैं अगले टॉपिक में आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो वीडियो कैसे लगे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।